हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12 राष्ट्रीय विज्ञान का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा वीडियो बना था, कई कमेंट्स आ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्व की भांति, यहाँ छोटे प्रश्न है और यहाँ बड़े प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव। और उस समय जो सोवियत संघ था उसमें कुल 15 गणराज्य शामिल थे। और आगे आप देख रहे हैं तारीख भी लिखी है 25 दिसंबर सन 1991 में। तो ये तारीख बताती है कि उस समय सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अगला प्रश्न आता है कि शॉक थेरेपी कब अपनाई गई? तो शॉक थेरेपी अपनाई गई सन 1990 के अंदर। अगला प्रश्न आता है कि पूंजीवादी व साम्यवादी विभाजन का प्रतीक किसको माना गया है? जैसे दो विचारधारा है, पूंजीवादी और साम्यवादी, तो उन दोनों का प्रतीक के रूप में हम मानते हैं बर्लिन की दीवार का बनना। कौन सी दीवार है? बर्लिन की दीवार। और ये बनी थी सन 1961 में। इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न आ रहा है कि दूसरी दुनिया में शीत युद्ध की समाप्ति हम किससे देखते हैं? तो ये लगता है कि सन 1989 में इसी जो बर्लिन की दीवार थी उसको वहां के लोगों के द्वारा गिरा दिया गया था। और इस दीवार का गिरना ये बताता है कि दूसरी दुनिया या शीत युद्ध की समाप्ति हो चुकी है। अगला इससे जुड़ा प्रश्न है, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया सन 1917 में आया और उसमें एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति को हम जानते हैं रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन है? तो सोवियत संघ का जो विघटन हो गया, उस विघटन के बाद में रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में मानते हैं। और आगे लिखा है बोरिस येल्सिन। ये सोवियत विघटन के बाद में रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। तो ये दोनों से प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो लेनिन के उत्तराधिकारी उनका नाम है जोसेफ स्टालिन। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ पर किसका दबदबा रहा? तो सोवियत संघ की एक पार्टी थी, उनका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी, और इस पार्टी के संस्थापक थे लेनिन के नाम से, व्लादिमीर लेनिन इसके संस्थापक थे। सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत कब मानी जाती है? तो सोवियत संघ में जो सुधार है सन 1985 में मानी जाती है और उस समय वहां के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। अगला है, साम्यवाद की प्रेरणा किनको माना गया है? तो साम्यवाद की प्रेरणा व्लादिमीर लेनिन को माना गया है, जो कि इस पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर है इसका स्टालिन। अगला क्वेश्चन है कि बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? तो बाल्टिक गणराज्य 3 गणराज्य हैं। एक का नाम है एस्टोनिया, दूसरे का नाम है लाटविया और तीसरे का नाम है लिथुआनिया। ये सभी गणराज्य सोवियत संघ से अलग हो गए थे। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के द्वारा निर्मित कौन सा सैन्य गठबंधन है? तो इस गठबंधन का नाम क्या आप सब जानते हैं, जैसे हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसका नाम है वार्सा पैक्ट। नेक्स्ट है, सोवियत संघ राजनीति व्यवस्था का आधार क्या था, अर्थात कौन सी विचारधारा थी? तो ये विचारधारा थी समाजवाद। नेक्स्ट प्रश्न है, गराज सेल किसे कहते हैं? तो गराज सेल दिया है कि लगभग 70% उद्योगों को कम दाम पर निजी हाथों में बेच दिया जाना ये घटना है। और ये घटना, ये शॉक थेरेपी घटना जो 1990 में अपनाई गई थी, उस व्यवस्था के बाद में पूंजीवाद की ओर जो संक्रमण हुआ, उस समय रूस के अधिकतर जो उद्योग थे उनको निजी हाथों में बेच दिया गया था, और वो भी सस्ते दामों पर। तो इस घटना का नाम दिया गया है गराज सेल। अगला प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार कौन कौन से हैं? तो ये उनके द्वारा दिए गए 2 सुधार है, उन 2 सुधार किए हैं। तो दोनों का नाम है, एक का नाम है पेरेस्ट्रोइका, ये रूसी भाषा का शब्द है, जिसे हिंदी में कहा गया है पुनर्रचना। और दूसरा जो सुधार है वो है ग्लास नोस्त।
जिसे हम हिंदी में कहते हैं खुलापन। ये 2 सुधार कार्य मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न आता है कि पहली दुनिया किसे कहा गया है? तो पहली दुनिया में वो देश सम्मिलित हैं जो कि पूंजीवादी जो अमेरिका है उस खेमे से जुड़े हुए देश, और ये सारे देश कहलाते हैं पहली दुनिया के देश। और इसी का उल्टा प्रश्न आ रहा है कि दूसरी दुनिया से क्या कहलाते था? दूसरी दुनिया में वो देश सम्मिलित है जो कि साम्यवादी सोवियत संघ वाले खेमे के देश माने जाते हैं। तो ये हो गया पहली दुनिया और ये हो गया दूसरी दुनिया, और ये दोनों पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा पर आधारित देशों के समूह थे। मुझे लगता है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे बहुत। और इनसे आप देखते हैं एक एक से 2-2, 3-3 प्रश्न या एक एक शब्द वाले प्रश्न आप आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। अभी हम आते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की ओर। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने लिया है वो है सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, या सोवियत विभाजन के कौन कौन से कारण है। तो जैसे अपने चैप्टर का नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। तो बच्चों आप जानते हो कि उस समय विश्व में 2 ध्रुवीयता अर्थात 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, विभाजन हो गया, उसके बाद में विश्व में केवल एक ही ध्रुव रह गई, अर्थात एक ही ध्रुव रह गया और वो है अमेरिका। अभी हम यहाँ देखेंगे कि ये जो विघटन हुआ उसके क्या परिणाम निकले। तो जो पहला परिणाम है वो है औद्योगिकरण में पिछड़ना, अर्थात जो सोवियत संघ था वो औद्योगिकरण में बहुत पिछड़ा हुआ था, और इसी का कारण ये बना सोवियत संघ के विघटन का, क्योंकि सोवियत संघ का उसमें जो अधिकतम ध्यान जो लगाया गया था वो था परमाणु या शस्त्रीकरण की ओर ज्यादा फोकस था। दूसरा बिंदु है परमाणु व सैन्य सामान पर ज्यादा खर्च, अर्थात उस समय के सोवियत संघ के जितने भी जो सत्ताधारी नेता है उन सब ने अपना ध्यान किसकी ओर दिया? परमाणु व सैन्य सामान पर ज्यादा खर्च किया। तो इसकी वजह से रूस की हालत बहुत खराब हो गई। अगला है राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं कमजोर हो गई। सोवियत संघ की उस समय जो राजनीतिक व्यवस्था और जो आर्थिक संस्थाएं थी वो सभी कमजोर हो गई। तो ये भी इसके एक विघटन का कारण सिद्ध हुआ। अगला है गोर्बाचेव के सुधार कार्य। तो जैसा आपने पीछे देखा भी वीडियो में कि गोर्बाचेव के द्वारा 2 सुधार कार्य किए गए थे। तो इन दोनों कार्यों को भी रूस या अर्थात सोवियत संघ के विघटन का कारण माना जाता है। अगला बिंदु है राष्ट्रवाद व संप्रभुता का उदय, अर्थात जैसा अपने पीछे पढ़ा है अभी वीडियो में कि जो सोवियत संघ था वह 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, और इन सभी गणराज्यों में राष्ट्रवाद व संप्रभुता की भावना का उदय हो गया, जिसके फलस्वरूप रूस और सोवियत संघ का विघटन हो गया। और इसमें अंत में आता है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1917 में जो कम्युनिस्ट पार्टी आई तो उसका दबदबा पूरी सोवियत संघ पर रहा, जिसकी बदौलत सोवियत संघ काफी कमजोर पड़ गया। तो ये आपके सामने 6 बिंदु है, और इन 6 बिंदुओं की सहायता से बच्चों आप आसानी से सरल तरीके से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको बिंदु याद हो गए तो उत्तर को एक्सप्लेन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है कि जो सोवियत संघ है उसका विघटन हो गया तो उसे कौन कौन से परिणाम निकले। यहाँ हमने देखा कारण कौन से हैं, और यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि विघटन के पश्चात क्या क्या उसके परिणाम निकले, क्या परिणाम हुए उसके। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि शीत युद्ध का अंत हो गया, अर्थात जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, विभाजन हो गया, ब्रेक हो गया, तो उसके पश्चात दुनिया में शीत युद्ध का अंत हो गया। दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा, कि जैसे ही आपने देखा है कि जो रूस वाली साम्यवादी व्यवस्था थी, जब रूस का विघटन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो उसके पश्चात यह विचारधारा वहीं समाप्त हो जाती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दबाव या दबदबा बढ़ जाता है उससे। अगला बिंदु आता है 2 ध्रुवीयता का अंत, अर्थात अमेरिका और जो रूस के जो 2 ध्रुव थे, शक्ति के 2 ध्रुव थे, उनमें से सोवियत संघ के विघटन के बाद में एक ध्रुव समाप्त हो गया
और अभी केवल अमेरिकी वर्चस्व दुनिया में कायम हो गया। उसके पश्चात आता है हिंसक अलगाववाद का प्रारंभ। जैसा कि अपने पीछे वीडियो में देखा है कि सोवियत संघ 15 गणराज्य से मिलकर के बना है, तो इन सभी गणराज्यों में सोवियत संघ से अलग होने के लिए कई प्रकार के आंदोलन शुरू हो गए, जिन्होंने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। पांचवा बिंदु है 15 नए देशों का उदय। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके पश्चात 15 नए देश बन गए। छठवां बिंदु है अमेरिका का प्रभुत्व, अर्थात अभी पूरी दुनिया एक ध्रुव वाली हो गई, सोवियत संघ वाला ध्रुव समाप्त हो गया, तो जो अमेरिकी ध्रुव वाला गुट है उसका प्रभुत्व दुनिया में बढ़ गया। और जैसे ही बढ़ा उससे अगला बिंदु इससे जुड़ा हुआ है कि दुनिया में खनिज व तेल भंडारों पर अमेरिकी प्रभाव में वृद्धि होगी, क्योंकि दुनिया में अभी अमेरिका से मुकाबला करने वाला कोई देश नहीं था, तो उसने जो भी तेल भंडार वाले देश थे उन स्वतंत्र देशों पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया गया। तो इस प्रकार से आपने अभी पढ़ा कि सोवियत संघ के विघटन के कौन कौन से परिणाम हैं। तो ये सारे 7 परिणाम इन बिंदुओं की सहायता से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम है शॉक थेरेपी। तो इसमें 2 प्रश्न लेंगे, अभी यहाँ लेंगे हम शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, और अगला प्रश्न आएगा इसके परिणाम क्या है। तो पहले अपन जान लेते हैं कि शॉक थेरेपी से अभिप्राय क्या है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों कि ये दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं। शॉक का मतलब होता है आघात, किसी को चोट पहुंचाना, और थेरेपी से मतलब है उसका उपचार करना। तो इसका मतलब हुआ कि किसी को आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना। और जैसा अपने पीछे देखा है वीडियो में कि जो शॉक थेरेपी है ये सन 1990 से अस्तित्व में आई है। उसका मतलब ये था कि जैसे ही साम्यवादी जो व्यवस्था थी वो टूट गई, तो टूट जाने पश्चात जो सोवियत संघ से जुड़े हुए देश थे उन सबकी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर थी। वहां साम्यवाद का पतन हो गया, और जैसे ही साम्यवाद का पतन हो गया तो पतन के पश्चात उनको अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करना था, जिसके लिए क्या हुआ, एक सत्तावादी समाजवाद से लोकतांत्रिक पूंजीवाद की ओर संक्रमण हो गया। अर्थात ये जितने देश थे इन सभी देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समाजवाद छोड़ दिया और संक्रमण किया किस ओर, लोकतांत्रिक पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगे। और ये जो बढ़ने वाला जो घटना है या ये पद्धति है, इसी को नाम दिया गया है शॉक थेरेपी। ये खास मॉडल है, और ये जो खास मॉडल है ये किसके द्वारा निर्देशित है, तो ये निर्देशित है विश्व बैंक व IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित ये खास मॉडल है, जिसका उद्देश्य इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था को दोबारा से खड़ा करना था। अब हम इसे देखते हैं कि इस मॉडल की मुख्य मुख्य बातें क्या है बच्चों। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो है संपत्ति पर निजी स्वामित्व होगा, दूसरा है राज्य की संपदा का निजीकरण होगा, तीसरा है पूंजीवाद पद्धति से कृषि की जाएगी, मुक्त व्यापार की व्यवस्था स्थापित की जाएगी, वित्तीय खुलापन होगा और मुद्रा की परिवर्तनशीलता बढ़ेगी। ये सभी बिंदु दर्शाते हैं पूंजीवाद के सिस्टम को। अर्थात साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण हो गया और इसी को नाम दिया गया है शॉक थेरेपी। मुझे लगता है बच्चों ये प्रश्न आपको याद हो गया होगा इन बिंदुओं की सहायता से। अगला प्रश्न इसी में आता है, उसका नाम है शॉक थेरेपी के कौन कौन से परिणाम निकले। अभी जो हमने पढ़ा है तो उस व्यवस्था के या इस मॉडल के कौन कौन से दुष्परिणाम निकले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूसी मुद्रा में गिरावट आ गई। अर्थात रूसी मुद्रा कौन सी है, रूबल, और क्योंकि वहां गरीबी बढ़ गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई और इसके फलस्वरूप तो रूस की मुद्रा में काफी गिरावट आ गई। दूसरा है खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो गई। तीसरा है अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो जाना। ये सभी गणराज्य थे, इन सभी गणराज्यों की अर्थव्यवस्था अचानक हुए इस संक्रमण की वजह से तहस नहस हो गई। अगला है समाज कल्याण व्यवस्था का अंत हो गया। अर्थात इस व्यवस्था के बाद में जैसे कि पूर्व हमने देखा
कि जो व्यवस्था थी समाज के उत्थान के लिए काम करती थी, गरीबों का उसमें हित देखा जाता था। लेकिन जैसे ही पूंजीवाद की ओर यह अग्रसर हुई तो वहाँ बहुत सारे जो गरीब लोग थे उनकी सेवा करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अर्थात समाज कल्याण की व्यवस्था का अंत हो गया। अगला इसमें बिंदु आता है, उसका नाम है आर्थिक असमानता का जन्म हो गया। समाज के अंदर गरीबों की संख्या बढ़ गई और अमीर लोग काफी सीमित मात्रा में हो गए, क्योंकि जो रूस से जितने सारे उद्योग थे उनके ऊपर उनका स्वामित्व बढ़ गया। तो दोनों के बीच में काफी गहरी खाई होगी, गरीब और अमीर के रूप में। अगला है लोकतांत्रिक संस्थाओं को कम प्राथमिकता दी जाने लगी, अर्थात उसमें क्योंकि इन सभी देशों में नया नया लोकतंत्र स्थापित हुआ था, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था या संस्थाओं पर जोर न दे करके इन्होंने किस पर जोर दिया गया, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहां के शासकों का सत्तावादी रूप सामने आ गया, अर्थात सभी शासकों ने अपनी जगह पक्की करने के लिए, अर्थात अपने पद पर बने रहने के लिए अपने हिसाब से उन्होंने संविधान का निर्माण कर लिया गया। और इनमें मुख्य रूप से दो देशों के एग्जाम्पल आपके सामने है, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। वहां के राष्ट्रपति ने अपने हिसाब से अपने को सत्ता में कायम रखने के लिए अपने हिसाब से नियम और कानून बना लिए। अंत में आता है न्यायपालिका को स्वतंत्रता नहीं, और किसी भी एक लोकतांत्रिक देश में जब तक यदि स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो वहां लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। और इन सभी गणराज्यों में ये देखने मिला कि वहां की न्यायपालिका को स्वतंत्रता नहीं मिली, तो ये इसके परिणामों की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से भी आपने देखा ये 4 प्रश्न है, 1, 2, 3 और 4, और ये चारों प्रश्न आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आने योग्य हैं। यदि आपने इस तरीके से इनको याद किया तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं और व्याख्या भी कर सकते हैं। इधर जो आपने प्रश्न देखे ये सभी प्रश्न आपको लगभग इसी जो आपके सामने प्रश्न दे रखे हैं इनकी सहायता से हम करीब 100-150 क्वेश्चन बैंक तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने में सहायता करेगा। बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे आपको तीसरे अध्याय में। जय हिंद।